नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। बिहार की राजनीति इन दिनों गठबंधन के नाम पर गठजोड़ से ज्यादा गठबंधन की गिनती पर अटकी है। सूत्रों की माने तो एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा होगा। वहीं चिराग, मांझी, कुशवाहा की भी अपनी अपनी दावेदारी है। बेशक खुलकर ये पार्टियां खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन अंदर खाने गुणागणित जरूर चल रहा है। वहीं महागठबंधन में भी हलचल कम नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दलों में भी अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के समापन के बाद सीट बंटवारे की गाड़ी फिर फुल स्पीड पकड़ेगी। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के सामने अपनी विश लिस्ट रख दी है। तेजस्वी यादव गठबंधन संतुलित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कलह और पारिवारिक झगड़े उनकी राह में रोड़ा बन गए हैं। बिहार की यह राजनीति चुनावों से पहले ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या पारिवारिक विवाद आरजेडी का खेल खराब कर देगा? क्या कांग्रेस की मांग तेजस्वी मान लेगी? इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर एनडीए में चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्यों चिराग पासवान की पार्टी पर जीतन राम मांझी की भी नजरें गड़ी हुई हैं? दलित वोट बैंक पर दोनों की दावेदारी है, इसीलिए क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को शांति से मना सकेगी? वैसे बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों के दावे इतने हैं कि विधानसभा की कुर्सियां भी कम पड़ जाएं। तो आज जानेंगे बिहार में सीटों की गणित का नतीजा क्या आखिर जो है कैसे निकलता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पटना से सियासी धुआं उठ रहा है। नेताओं के दरवाजे बंद हैं, लेकिन अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन एनडीए में कौन सी सीट पर किसकी दावेदारी हो, कौन आगे बढ़े और कौन पीछे हटे, यही असली खेल है। सूत्रों की माने तो बिहार में इस बार बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं होगा। वहीं जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटों पर फैसला बीजेपी करे। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वजह से हाथ जला चुकी जेडीयू ने इस बार रणनीति बदल दी है। सूत्रों की माने तो जेडीयू उन सीटों को चाहती है जिन पर फिलहाल उनके विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वजह से जिन सीटों पर करीबी मुकाबले में पिछली बार हार हुई थी, उन सीटों पर जेडीयू फिर से लड़ना चाहती है। एनडीए के गठबंधन में इस बार चिराग पासवान भी हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि उन्हें विधानसभा में लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें मिलें। लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी ने 100% प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें अपनी झोली में डाली थी, यानी इस बार करीब 30 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चाहती है। एनडीए के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सीट को लेकर सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया है। हालांकि अंदर खाने खबर है कि पिछले चुनाव में जेडीयू जहां हार गई थी, ऐसी कुछ सीटों पर कुशवाहा की निगाहें हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर समाप्त हो गई। कोई इशू ही नहीं है जिस इशू को लोग लेकर चल रहे थे। तो पब्लिक जब इसको इशू ही नहीं मान रही है तो इस यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसी अर्थ में अमित शाह जी ने भी कहा। एनडीए के खेमे में जीतन राम मांझी का भी दबदबा है। मांझी अपनी पार्टी एचएएम को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसलिए कम से कम 8 सीट पर जीत चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी की पार्टी 15 सीट पर दावेदारी कर रही है। हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग कहेंगे। हालांकि इस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। अमित शाह बिहार का दौरा कर चुके हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो चुकी है। एक मुलाकात महागठबंधन में भी चल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत अटकी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा में आरजेडी 130 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि 2020 विधानसभा में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सूत्रों की माने तो यानी ये सीटें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि महागठबंधन में मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की पार्टियों को भी एडजस्ट किया जा सके।
सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बस जल्दी हो जाएगा। हम लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी सीट को लेकर अंदर खाने गोटियां बिछा रही है। 24 सितंबर को बिहार में पहली बार कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है। पटना में कांग्रेस की इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार भी 60 से नीचे किसी भी हाल में नहीं सीट चाहती है। कांग्रेस का तर्क है कि इस बार उन्हें सिर्फ वो सीटें न दी जाएं जहां एनडीए मजबूत है। कांग्रेस चाहती है कि ऐसी सीटों पर महागठबंधन की सभी पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार ग्रामीण सीटों की भी मांग कर रही है। महागठबंधन में लेफ्ट को लेकर भी तेजस्वी की रणनीति है। लेफ्ट को उसकी मजबूत सीटों पर तेजस्वी मैदान में उतारना चाहते हैं। शाहाबाद के इलाके में भाकपा माले दावेदारी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन घर में ही कलह है। जो बड़ा भाई एक समय खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बोलते थे, जो भाई तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, अब वही जगह जगह जनसभा के जरिए तेजस्वी की जीत में अड़ंगा लगा रहे हैं। तेजस्वी के करीबी के कंधे पर बंदूक रखकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। बिहार में चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में लालू परिवार का झगड़ा एनडीए को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा ठहरा दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी, बिहार अधिकार यात्रा, अब परिवार की अधिकार यात्रा छीनों में तब्दील हो चुकी है, जहां संजय फ्रंट सीट पर विराजमान होकर के सबको पीछे धकेल रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये आरजेडी का नया संजय राज है क्या, या बस परिवार का विभाजन राज? क्या परिवार इस तरह से विभक्त होकर चुनाव में उतरेगा? महागठबंधन के दलों में तो दरार है ही, परिवार में भी दरार सामने आ चुका है। राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की। बिहार चुनाव से पहले पूरा माहौल सीटों के बंटवारे में ही फंसा हुआ है। एनडीए में दलित चेहरों की टक्कर, महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी की जिद और यादव परिवार में अंदरूनी खींचतान, सब मिलाकर तस्वीर साफ है कि गठबंधन एकजुट कम, उलझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहा भी जाता है, गिनती के खेल में जो पासा सही फेंकेगा वही गद्दी पर बैठेगा। अब देखना है कि इस जोड़ घटाव की पहेली सुलझेगी कब और जनता किसे देगी सत्ता की असली चाबी। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, आज तक। और अब दंगल में चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हैं, राज्यसभा सदस्य बीजेपी, और साथ ही साथ प्रवक्ता भी हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े। हमारे साथ अनुप्रिया यादव हैं जो कि जेडीयू की प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा हमारे साथ हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार हैं जो कि एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी जुड़े। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले जो दंगल के सवाल हैं उन सवालों पर एक नजर डाल देते हैं। बिहार में एनडीए महागठबंधन के बीच में आखिर सीट बंटवारा कब होगा, जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या जातीय समीकरण की वजह से सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है? और सवाल नंबर 3, तेज प्रताप यादव क्या लग रहा से तेजस्वी यादव को ये कितना बड़ा झटका है, क्या नुकसान पहुंचेगा? तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत की। आपने अपने नाव में बड़े हैवी वेट्स बिठा लिए और अब क्या संतुलन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं कि कहां किस तरफ कितने नंबर दें? तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत की। आपने अपने नाव में बड़े हैवी वेट्स बिठा लिए और अब क्या संतुलन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं कि कहां किस तरफ कितने नंबर दें? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है
तो हमारी नाव तो वो है जो कमोबेश 1995 से चल रही है। मेरे ख्याल से भारत की राजनीति में बहुत कम गठबंधन होंगे जो अटल जी के दौर में भी थे और आज के दौर में भी है। हमारा जदयू का और जो अन्य सहयोगी दल हैं इनके साथ एक बहुत सामंजस्यपूर्ण संबंध रहा है, और अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखेंगे तो एक दूसरे का पूरक संबंध भी रहा है, जिसे अगर बिहार की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए हमारे यहां किसी प्रकार की कोई समस्या की संभावना नहीं है। हाँ, समस्या दूसरी जगह बहुत भयानक है। आपने देखा ना, एक यात्रा पहले निकाली राहुल गांधी जी ने, अब तेजस्वी जी तो उनके साथ थे। अब ये समझ में नहीं आता कि जब गठबंधन की यात्रा हो गई जिसमें पीएम का कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी हो गया, अब ये दूसरी यात्रा की जरूरत क्या है जिसमें अब एक मुसाफिर अकेला चल रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि जो जिले छूट गए थे उन जिलों में जा रहे हैं। ये यात्रा के बंटवारे में क्या चीज नजर आ रही है, ये अपने आप में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और जो परिवार के अंदर का विषय है वो एक अलग विषय, मैं भी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं कि जो इंडी गठबंधन है इसमें ये दो अलग अलग यात्राओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपने आप में ज्यादा समस्याजनक प्रश्न नजर आ रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आप भी तो ये बताइए ना कि उधर एचएम कह रहे हैं कि भाई हमें इतने नंबर तो कम से कम चाहिए कि हम मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएं। तो क्या इतने नंबर, ये भी तो एक तरीके से अपनी बात रख ही रहे हैं, वो तो ओपनली कह रहे हैं इस बात को। तो क्या इस बार आप लोग सोच रहे हैं उनको एक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया जाए? देखिए, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया भी काफी लंबे समय के बाद शुरू होने वाली है। सीटों के बंटवारे को लेकर हमने पूरे भारत में जिस जिस राज्य में रहा है, आपने देखा है बहुत सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा करने में सफलता हासिल की है। समय समय पर ये सारी बातें होती रही हैं और पूरी एकजुटता एनडीए की नजर आई है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, राजीव जी समझिए कि आज जो विपक्ष में बौखलाहट नजर आ रही है ना, जो एसआईआर ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, उसमें एक कारण एनडीए भी है। वो क्या एनडीए है? 2024 में जब हमारी सरकार आई तो इनको लगा भाजपा के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो एनडीए में कुछ ना कुछ तो दरार नजर आएगी। तो कुछ नीतीश कुमार जी से और कुछ चंद्रबाबू नायडू के बारे में सोच रहे थे, पर जब एक साल हो गया उन्हें लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रांग होकर एक साथ खड़ा है, इसमें कोई दरार दिख ही नहीं रही है। तो उस कारण से जो एक मानसिक मतलब एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई या कहूं खींच उत्पन्न हुई, उस कारण से हुआ। और तो और छोड़िए, वक्फ बोर्ड के एक्ट पर भी दोनों हमारे साथ रहे। तो एनडीए ने जो मजबूती दिखाई है पिछले 1.25 साल में, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष अब हताश होकर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने लगा है। तो मुझे लगता है विपक्ष की रणनीति इस बात को प्रमाणित करती है कि एनडीए कितना मजबूत हो गया है। ठीक है अखिलेश जी, अब आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा कि आपका मामला कहां फंसा हुआ है। एक तरफ तो आरजेडी का रुख बिल्कुल क्लियर था आपको लेकर कि भाई कौन पीएम फेस होगा, अब बीजेपी भी कटाक्ष करे कि आपकी तरफ से सीएम फेस कौन, आपकी चाहत क्या है बिहार चुनाव में, क्या कितने सीट से आते हैं आप लोग, कहां मामला फंसा हुआ है? देखिए राजीव जी, जब से 11 साल पहले से मैं शुरुआत कर रहा हूं, जब भी कोई विधानसभा के या कोई लोकसभा के चुनाव होते हैं, बीजेपी के लोग या मीडिया के भाई लोग ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि कांग्रेस के गठबंधन में सब ठीक नहीं है, सीटों को बंटवारों को लेकर के उठापटक चल रही है। लेकिन आज तक किसी भी चुनाव में हमारे किसी भी गठबंधन के साथ कोई ऐसी न्यूज नहीं आई। चुनाव सब बड़े शांतिपूर्ण गठबंधन जो होता है ना, प्यार भरा गठबंधन हमारा यूपीए गठबंधन, उससे हुआ। लेकिन जो नेशनल डिजास्टर अलायंस है, एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस, ये स्थापित हो चुका है कि ये सही में एनडीए नेशनल डिजास्टर अलायंस ही है इस देश के लिए। इसकी हालत अभी तारीफ कर रहे थे, शिवसेना कहां गया? जिस बैसाखी पे ये नेशनल डिजास्टर अलायंस अपने दलों के साथ चला, उसको ये खा गया। शिवसेना का क्या हाल किया? शिवसेना आज कहां है? सबसे पुराना अलायंस पार्टनर इनका। दूसरा सबसे पुराना अलायंस पार्टनर पंजाब का अकाली दल, वो कहां गए? और भी कई हैं। तो ये तो लेकिन अखिलेश क्या अभी बोलते हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी जो इनके जो गृह मंत्री जी हैं वो बार बार कहते हैं, कौन खड़ा है? चंद्रबाबू नायडू मजबूती के साथ कहां खड़े हैं? ये बोलते हैं हमारे गृह मंत्री जी। अरे अभी आप बिहार की बात कर रहे हैं ना, जो चले गए, अभी ये भी जाएंगे।
देखते चलिए, जो वो कह रहे थे वो सत्य नहीं कह रहे थे। मैं ये प्रूफ करने के लिए उदाहरण दे रहा था कि इनका गठबंधन में से कोई गया नहीं। दूसरी बात, आदरणीय गृह मंत्री जी बार बार बोल चुके हैं कि चुनाव बाद हम सीएम तय करेंगे, नीतीश बाबू नहीं रहेंगे, हम अब इनके नेतृत्व में लड़ेंगे जरूर। आप देखिएगा 43 सीट जीती है नीतीश बाबू, इनको 50 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। नीतीश बाबू की पार्टी को भी पता है। तो ये क्या आज बिहार में इनकी हालत खराब है? हम लोगों का तो फाइनल। अखिलेश जी एक तो बता दीजिए, चलो आप वो मैं सवाल का जवाब लूंगा कि भाई सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वहां एक क्लैरिटी तो है कि भाई नेतृत्व किसका होगा, नीतीश कुमार का होगा। क्या यहाँ कांग्रेस इस बात को स्वीकार करे कि वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहा है? कहां नेतृत्व को, कहां ये कहा गया है कि नीतीश बाबू सीएम होंगे? लड़ेंगे भरने तो जो सीएम है वही तो फेस होता है। लड़ेंगे, आगे उनको नहीं बनाएंगे, तो ये कौन सी चीजें हैं? अरे इनको ये बिहार में ये सिंधे बनाएंगे महाराष्ट्र का। क्या हुआ सिंधे के साथ? ये बीजेपी है। ठीक है सुधांशु जी, इस पर छोटा सा जवाब दूंगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी से लेते हैं। इसको बीजेपी नहीं है, एनडीए। अभी अखिलेश जी ने कहा, डिजास्टर अलायंस। अभी अखिलेश जी ने कहा तो मैं जवाब देना चाहता हूं, कितना सुंदर इनका आत्मीय गठबंधन रहता है। गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे से क्या बोलते हैं। याद करिए 2023 मध्य प्रदेश का चुनाव, कांग्रेस सपा का गठबंधन था, और क्या बोले कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी का वो वीडियो अवेलेबल है ना, अखिलेश वखलेश को छोड़ो। और अखिलेश जी ने जाके क्या बोला मध्य प्रदेश में, बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। अरे भाई दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए क्या गजब बोल रहे थे। केजरीवाल जी से गठबंधन था, छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अद्भुत आप लोगों का आपस में समन्वय है, और समन्वय का धोखा कितना है कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडी गठबंधन के साथ है दिल्ली में, और केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ते हैं। प्रियंका गांधी किला भी कैंडिडेट उतारा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये आपस में अंतर विरोधों से भरा हुआ, केवल एक नकारात्मक विचार पे बना हुआ गठबंधन है, जिसमें कोई किसी के साथ दिल से मिला नहीं हुआ है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कहां पे मोहब्बत कहां पे लड़ाई, जनता समझ ना पाए। दुहाई है दुहाई। क्योंकि ये देखिए, बंगाल में कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर लड़ते हैं, केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक ही गठबंधन में रहते हुए। और इंडी गठबंधन की मैं अखिलेश जी से विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं, आज तक संसद में इंडी गठबंधन ने लिख के नहीं दिया है कि एक गठबंधन है और इसका नेता अमुक व्यक्ति है। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता हैं, ऐसा इंडी गठबंधन के दलों ने लिख के लोकसभा में नहीं दिया है। खड़गे जी इंडी गठबंधन के नेता हैं, लिख के नहीं दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं, सारे लोगों ने लिख के दिया हुआ है। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है आपके और हमारे गठबंधन की सोच में। ठीक है अखिलेश जी, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा, कहां क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इतना समय लग रहा है, और कैसे एडजस्ट करेंगे साथी दलों को? राजीव जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत सामान्य है और बिल्कुल ठीक ठाक है। दिक्कत है भाजपा में, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कुछ कहा, हमारे किसी गठबंधन के किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कुछ कहा कि हमारे अंदर गड़बड़ी है? हम बिल्कुल सब कुछ तय कर चुके हैं, तय कर रहे हैं। सीटों के बारे में जब अंतिम फैसला हो जाएगा हम बता देंगे आपको। और हमारे गठबंधन के सारे नेता और सारी जो पार्टियां हैं वो पूरे 243 क्षेत्रों में घूम रही, वो वहां काम कर रहे हैं। हमारा काम जोर शोर से वहां चल रहा है, हम यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। सीट शेयरिंग में क्या परफॉर्मेंस, जो पुरानी परफॉर्मेंस रही है, उसे देखा जाएगा कि नहीं? राजीव जी, एक मिसाल मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी हमने बिहार में SIR के विरुद्ध में जो लोगों के जो जनतांत्रिक अधिकार है वोट डालने के, उससे वंचित करने की जो एक यहाँ पे कवायद चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने SIR के खिलाफ और जनता के वोट के अधिकारों के पक्ष में हम लोगों ने एक रैली निकाला था, एक यात्रा किया था। सारी पार्टियों के नेता, तमाम शीर्ष नेता उसमें शरीक थे, सारी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उसमें शरीक थे, आम जनता उसमें शरीक थी, और इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने का एक तरह संकल्प उसमें दोहराया। कहाँ है परेशानी? मैं अभी सुन रहा था अपने सुधांशु त्रिवेदी जी को
मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं, लेकिन वो जब बातें करते हैं तो अपने दामन के दाग को नहीं देखते, अपने दामन के दाग को छुपा लेते हैं और दूसरों के दाग को वो सिर्फ बात उस पर करते हैं। यही हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। कहिए तो मैं उनका ऑडियो सुना दूं आपको, अभी वीडियो सुना दूं। बड़का झूठा पार्टी किसने कहा था? यही नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहता प्रधानमंत्री जी ने कि इनका डीएनए खराब है, यानी बिहारियों का डीएनए खराब है। इस तरह के अब शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये किस एकता की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी क्या बातें कर रहे थे कल तक इनके बारे में? ये कल तक क्या बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में? आप बात करते हैं, हम ये फैक्ट है कि हमारे इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जो कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं इलेक्शन। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हम कई राज्यों में एक दूसरे के विरुद्ध भी लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा इस बात पर सभी का एक तरह से एक मत है कि हम अपने देश को मनुवादी दिशा में नहीं जाने देंगे। ठीक है, 20 सेकंड में जल्दी से इसका जवाब दूसरे मेहमान के पास। हम इस देश को सोशल जस्टिस की दिशा में ले जाएंगे, हम इस देश को जो सामाजिक न्याय है उसकी दिशा में ले जाएंगे, हम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, अपने लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे, संविधान की हिफाजत करेंगे। इस पर हमारा एक मत है। ये है हमारा गठबंधन, ये है हमारी, ठीक है, आपकी बात आ गई, ये हमारी विचारधारा। उनकी क्या विचारधारा है? क्या नीतीश जी की विचारधारा मिलती है आरएसएस की विचारधारा से, भाजपा की विचारधारा से? ठीक है अनवर साहब, आपकी बात आगे एक बार सुन लेते, बस 20 सेकंड में उनका जवाब, फिर दूसरे मेंबर के पास जाऊंगा। ठीक है, हमारी विचारधारा है कि हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं, हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, ये हमारी विचारधारा है। हम संविधान को बचाएंगे, ये हमारा। बस अनवर पाशा साहब हो गया, आप धारा प्रभाव कितने? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। धारा प्रभाव बस जल्दी समय केवल 2। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब उस दौर की बात कोट करते हैं जब हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध थे। मैंने उस दौर की बातें कोट की जब आप साथ में थे, और आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस से गठबंधन है, राहुल गांधी यात्रा निकाले। किसकी यात्रा? तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की यात्रा, जिन्होंने ओपनली बोला कि बिहार के कुर्मियों का नाम लेके कहा कि बिहार के डीएनए से हमारा डीएनए अच्छा है, और चलिए आप उसको इग्नोर कर दे, समझ में आता। उनको बुलाया क्यों यात्रा में? मतलब बिहार की जनता को बेइज्जत करने के लिए। और उन्होंने कोई राजनीतिक डीएनए नहीं कहा, सीधा डीएनए कहा। और केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के, उनका रेफरेंस देते हुए कहा कि इनका ओरिजिन तो बिहार से माना जाता है, इनके ग्रुप का। अब आइए, डीएमके के नेता, डीएमके तो गठबंधन में है, और डीएमके से कौन सा वोट यहां मिलने वाला था? भाई स्टालिन को देख के कौन सा वोट आने वाला था? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते अनवर पाशा साहब, मगर डीएमके के मंत्री ने कहा कि बिहार के लोग यहां टॉयलेट साफ करने आते हैं। हम फिर कह रहे हैं हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। और उसके बाद आप क्यों बेइज्जत करने के लिए उनको बुलाए यहां पर? और चू नहीं बोले वो तो अलग बात है, चू ना बोले वो तो अलग बात है, बुलाया गया। और मेरी समझ से बाहर है, चलो रेवंत रेड्डी तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का कोई वोट होगा, कांग्रेस का सीएम आएगा। भाई जरा ये बता दीजिए कि स्टालिन साहब ने के बुलाने से कौन सा वोट मिला, और स्टालिन साहब ने किस भाषा में आके वहां पे भाषण दिया? हिंदी से तो वो नफरत करते हैं, तमिल में बोला होगा तो वहां किसी को समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला या अनुवाद हुआ, और क्यों बुलाया गया बता दीजिए। तो आप गठबंधन में रहते हुए जो करते हैं साहब, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा पाशा साहब कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं कि मतलब बिहारियों को गाली देने वालों को। पाशा साहब से 20 सेकंड में जवाब, फिर धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा, रनुप्रिया जी के पास जाऊंगा, और आशुतोष भी हैं। कुछ सेकंड पे रिबटल देना चाहता हूं सुधांशु जी का जो बयान है। आज बिहार पलायन में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है पलायन में, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। ये आपकी उपलब्धि है 20 वर्षों की सरकार की। सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय बिहार की, ये आपके 20 वर्षों की उपलब्धि है डबल इंजन सरकार की। इसी कारण से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं और बाहर जाकर बेइज्जत होते हैं दूसरे प्रदेशों में। ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं हो सकता है, हमारे लिए चिंता का विषय। आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आपको दक्षिण भारत उत्तर भारत दिखेगा, आपको द्रविडियन और सनातन दिखेगा। आप इसी तरह के भेदभाव में विश्वास रखते हैं और बांटना चाहते हैं। हम देखिए कितनी खूबसूरती है, साउथ से लोग आ रहे हैं लीडर हमारे यहाँ बिहार में इसके प्रचार के लिए, यात्रा में शामिल होने के लिए। ये हमारी खूबसूरती है हमारे गठबंधन की, ये ब्यूटी हमारे गठबंधन की है। हम भारत की एकता में विश्वास रखते हैं। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। धीरेन्द्र आपके पास आते हुए आप फिर से सीट शेयरिंग पर वापस लौटते हैं, बिहार पर वापस लौटते हैं। एनडीए में जो इस समय मुश्किलें हैं सीट शेयरिंग को लेकर,
ऐसी जानकारियां और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किलें डाली हैं वो चिराग पासवान ने डाली। एक तो स्ट्राइक रेट उनका 100% का, और फिर दूसरी तरफ HAM भी है, वो भी चाहत रखती है। अब दोनों में से कोई एक ही ज्यादा सीट ले पाएगा, तो मुश्किलों में चिराग पासवान ने डाल दिया सबको। देखिए राजीव जी, एनडीए में जितने भी हम सभी भाई हैं ना, इंडी गठबंधन का डीएनए से बढ़िया हमारा एनडीए का डीएनए है। हम लोग भाइयों में चुनाव के सीटों को लेकर के तकरार है, प्यार है और स्वीकार भी होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसी इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूं ना, कांग्रेस सीटों को लेकर के वीटो लगा करके रखा है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको प्रधानमंत्री, हालांकि न उनको बनाने की हैसियत है न इनको सीएम बनने की हैसियत है, लेकिन प्रधानमंत्री का तो नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन बावजूद इसके ऐसा वीटो लगा करके रखा है कि अकेले ही झंडा डंडा लेकर के यात्रा निकाल करके बैठ गए हैं। और हमारे यहाँ सीटों को लेकर के बातचीत बहुत स्मूथली, लोकसभा के समय में भी तो ऐसे ही बोला जा रहा था। लेकिन आप याद करिए ना कि एक सांसद वाली पार्टी को, मेरी पार्टी को 5 सीटें लोकसभा में मिली थी, तब भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो उसी तरह से आप चिंता न करें, बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। धीरे मुझे मालूम है आप नंबर तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक चाहत क्या आप बता सकते हैं कि कितनी सीटों की आप चाहत रखते हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनावों में आपके प्रदर्शन को देखते हुए? क्या आपको लगता है कि कितनों पर कितने पे लड़ना चाहिए आपको? अब गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता हमारे भाई सुधांशु जी बैठे हुए हैं। 225 का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें मिलेंगी सभी को, कि कौन कहां से जीत करके आ सकते हैं। यही तो खूबसूरती है एनडीए में, और यही हमारा डीएनए है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से इलाके में जीत करके एक मजबूत सरकार बना करके ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की झोली में सीटों को डाल सके। लेकिन चिराग पासवान, उन्होंने मुख्यमंत्री बन सकते थे, उन्होंने सपना छोड़ क्यों दिया सीएम बनने का? ये किसने कहा राजीव जी कि सपना अगर कोई देखना छोड़ दे राजनीति में, मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना? सपना बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने का वक्त जनता तय करती है और गठबंधन के बड़े नेता तय करते हैं। ये मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी पार्टी चिराग पासवान, लेकिन इस बार तो नीतीश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया ना आपने जी? इस बार नीतीश कुमार का नेतृत्व तो स्वीकार किया है। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और वो अच्छा काम किए हैं। लेकिन मैं इन्हीं लोगों की बात करता हूं कि आज ये मेरे 20 साल एनडीए के शासनकाल का दिन है कि तेजस्वी जी जैसे लोग, जिनके जमाने में पासा साहब बोल रहे थे लाठियों में तेल पिलाया जाता था, कलम को सीधे तरीका से न किसी को देते हुए कम से कम कलम को फेंकना तो लाठी के तरह सीख गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एनडीए की सरकार की उपलब्धि है। अनुप्रिया, ठीक है, आपसे जवाब भी लूंगा, और सवाल भी ये है कि क्या अब आरजेडी अपनी अंदरूनी और परिवार की लड़ाई में इतना उलझ गई है कि सीट शेयरिंग पर फोकस तक नहीं कर पा रही है? राजीव जी, पहले मैं महागठबंधन के 2 यात्राओं पे बोलना चाहूंगी कि निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली थी वो कह जरूर रहा था कि वोट बचाओ यात्रा, लेकिन ये पूर्ण रूप से कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। कांग्रेस के साथ में जिस तरह का छल आरजेडी ने 2024 की लोकसभा में किया था कि उनके पारंपरिक सीटों पर लड़ने नहीं दिया, उनके नेताओं को बुला नहीं, जो इनके तथाकथित एक नेता पप्पू यादव जो इनकी पार्टी का कमान संभाले रहते हैं उनको मंच पे नहीं बुलाते हैं। एक तो ये बात कि कांग्रेस अपनी बचाव यात्रा पे निकली थी, पहली यात्रा। अब दूसरी यात्रा जिस यात्रा में कांग्रेस के साथ में इस पहली बार दृश्य दिखा कि आरजेडी पिछलग्गू बन के घूम रही थी, और उस दृश्य को याद कीजिए, उस मंच को याद कीजिए, जो प्रेम बता रहे थे अखिलेश जी ना महागठबंधन के अंदर में, वो प्रेम दिखा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूछा गया राहुल गांधी जी से, बताइए चेहरा कौन होगा, और तेजस्वी जी जिस प्रेम पूर्वक उनके मुख को निहार रहे थे कि अब तो नाम ले लेंगे, क्योंकि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में 2029 के नेता का घोषणा तो हो चुका था, लेकिन राहुल गांधी जी ने एकदम साफ से, एकदम क्या कहते हैं कि साफ कट किया और कहा कि देखिए ये समय आएगा और बताएंगे। उन्होंने नाम नहीं गिनाया। दूसरी बात, बिहार बचाओ, ये भी बताएं कि क्या गठबंधन के सहयोगी के लिए आप तैयार हैं कि अगर सीट छोड़नी पड़े तो आप छोड़ सकते हैं?
मैं दूसरी बात में राजीव जी, मुझे लगता है कि सभी को आपने प्रॉपर समय दिया है, हमें भी समय उतना दीजिए आप। नहीं, आप बिहार इससे मेरा बचाओ सवाल यात्रा है। आपने सुना जी, बिहार बचाओ यात्रा की आप बात कर रहे थे, ये बिहार बचाओ यात्रा नहीं है, ये परिवार बचाओ यात्रा है। परिवार के लोगों को कैसे राजगद्दी मिले, आपने देखा होगा कैसे भाइयों बहनों में एक प्रेम की लड़ाई, युद्ध जो चल रही है, जिसको कहते हैं गृह युद्ध चल रहा है, इसका कौन बनेगा सरताज, कौन होगा उस लालटेन की लौ जलाने के लिए, किसको सरताज मिलेगा, तो ये लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं। अब आपने पूछा कि भाई हमारे अंदर क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे 5 दलों का समूह 5 पांडव है, जो सामने खड़ी कौरवों की सेना से लड़ने को तैयार है। और कौरवों की सेना कौन, जो परिवार की राजनीति करती है और जिसको चाहिए राजगद्दी चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि इनको सीट मिलेगा क्या जदयू को, यही चिंता आपने जताई थी लोकसभा चुनाव में 2024 में। हमें सम्मान पूर्वक सीट भी मिला और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने पुनः साकारा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथों को मजबूत किया, और जिसमें आपको 4 सीटों ठीक है अनुप्रिया, आपकी बात आगे। अखिलेश जी, आपका इस पर जवाब कि वहां आरजेडी में जो खींचतान चल रही है, क्या आपको लगता है कि चुनावों में इससे प्रॉब्लम हो सकती है गठबंधन को? राजीव जी सॉरी, मैं लास्ट एक बात करना, ठीक है कंप्लीट कीजिए जल्दी से। समय को देखिए, पलायन की बात कर रहे थे अनवर पासा जी, बताइए 90 से 2005 में जो पलायन आया था, 2005 में जो पलायन हुआ था, वो जान बचाओ अपना पलायन था, कि कैसे लोग यहाँ प्रसिद्ध लोग जो थे अपनी जान को, अपने परिवार को बचाने के लिए पलायन करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर पलायन है हमारे यहाँ तो, लेकिन एक उपलब्धि के लिए, लोग आगे के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए है, डर के मारे लोग नहीं भाग रहे हैं। और यह डर खत्म कैसे हुआ, ये तेजस्वी जी के नृत्य को भी देख के लोग समझ सवाल ये भी है ना कि वो जो आप कह रहे हैं कि तरक्की के लिए अगर दूसरे प्रदेशों में जाने, तो वो संभावनाएं बिहार में क्यों नहीं उत्पन्न की गई, वो काम बिहार में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आशुतोष एक रिएक्शन आपसे लूंगा। क्या सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या लग रहा है कि किस गठबंधन में है सीट शेयरिंग में? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको राजीव जी, की मुझे नहीं लगता कि ना तो एनडीए गठबंधन में किसी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली, ना ही महागठबंधन में किसी तरीके की। अखिलेश जी, आशुतोष बोल रहे हैं, प्लीज मैं आपके पास लौटता हूं। आशुतोष प्लीज। देखिए राजीव जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि मुझे फिलहाल ये नहीं लगता कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी, ना ही महागठबंधन में किसी तरीके की दिक्कत होगी। थोड़ी बहुत जो दिक्कत होगी, वो दिक्कत इसलिए होगी, कोई गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता है, हर दल को ये उम्मीद होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, वो ज्यादा सीटों पर दावा करेगा, फिर उसके बाद निगोशिएशंस होते हैं, और निगोशिएशंस के बाद वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि एनडीए गठबंधन भी काफी पुराना गठबंधन है और महागठबंधन भी पिछले कई सालों में काफी पुष्ट हुआ है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, दोनों तरफ हमारे ख्याल से मैच्योर लीडरशिप है और दोनों ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि एचएएम को ज्यादा सीट मिलती है या चिराग को ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो क्या एक दूसरे को ये पचा पाएंगे? नहीं, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। कोई विकल्प नहीं। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान वो एनडीए गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन के पास जा सकते हैं, या जीतन राम मांझी वो छोड़ के महागठबंधन के पास जा सकते हैं? अगर उनके पास ये विकल्प खुले हुए हैं, तो सवाल इस बात को लेकर है कि जितनी सीटें उनको एनडीए मिलने वाली, क्या उससे ज्यादा सीटें उनको महागठबंधन में मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि महागठबंधन में ऑलरेडी अगर आप देखें तो कई ऐसे, कम से कम 7-8 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हर सीट पर पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहेंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एचएम के पास या फिर किसी और पार्टी, हाँ इसमें से एक जो दल है जिसको लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वो है क्या वीआईपी पार्टी के सहनी, वीआईपी पार्टी के सहनी, वो उनके बारे में संदेह व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या वो महागठबंधन छोड़ के फिर वो एनडीए के पास जाएंगे और एनडीए उनको उतनी सीटें देगा जितनी उनके मन में इच्छा होगी? तो और एक बात और भी अंत में हो सकती है, वो ये कि ये लड़ाई इतनी कश्मकश वाली लड़ाई इस बार होने वाली है कि कोई अंतिम समय तक शायद न कह पाए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। कम से कम आज की स्थिति तो मुझे ऐसी लगती है, 2 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद स्थितियां बदल जाए तो बात अलग है। ठीक है, अब अखिलेश जी अपनी बात अब रखें। अखिलेश जी देखिए, पहले तो मेरी शिकायत दर्ज है आपसे, माफी चाहूंगा, फिर दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे देते हैं, और 3 बार बीजेपी के मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आशुतोष जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वो 3 बार हम पे आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब देने का। नहीं, अब आप आराम से जवाब दीजिए ना। नहीं, अरे तो अब 3 बार जब आप सिर्फ हर किसी के जाएंगे बीजेपी प्रवक्ता के पास, और उसका शिकायत में समय निकल जाएगा। अखिलेश जी अपनी बात प्लीज, देखिए समय की कमी है। बात दरअसल में यह है कि बिहार में यही चिराग
चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री की कई बार घोर निंदा कर चुके हैं वहां के भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के, उसी गठबंधन के हैं। और बिहार का भ्रष्टाचार, जो बीजेपी का भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, वो वहां भी है। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप तो इन्हीं की सीएजी ने लगाई है। कानून व्यवस्था का हाल देख ही रहे हैं। और जो यहाँ लोग बड़े गलबैया और बड़े मजबूत गठजोड़ की बातें कर रहे हैं, यही 4 बार पलटी मार चुके हैं, कुल मिला के 8 बार। 4 बार उधर रह चुके हैं, 4 बार इधर रह चुके हैं। तो अभी समय है। तीसरी बात कि जो गठबंधन जो नेशनल डिजास्टर अलायंस का है, वो अभी से जान गया कि हम हार रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी घुसपैठ की बात करते हैं। जब से पिछले 11 वर्ष से चुनाव आता है, 8-10 मुद्दे हैं, उस चुनाव में वही मुद्दे आते हैं। ठीक है। मुझको गाली दिया, मेरे परिवार को गाली दिया, और आतंकी आ गए, घुसपैठिए, ये सेट है, क्योंकि इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। और बिहार के लोग इस बात को समझ गए, जान गए हैं कि बिहार में इस बार दाल नहीं गलने वाली है। इन्हीं की सरकार है कई सालों से। बेरोजगार लाठी खा रहे हैं लड़के, लाठी खा रहे हैं नौकरी के नाम पे, अपना अधिकार मांगने के नाम पे। क्या लड़के भूलेंगे? उन नौजवान अखिलेश जी, आप समय कम है। सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरे देश में नौजवानों का हाल खस्ता किया, अब तो हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका में भी नौजवानों का हाल खस्ता। ठीक है अखिलेश जी, हो गया आपकी बात। आगे सुधांशु जी का फेड ऑन कीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने देखा डिबेट में कि जो बिहार की राजनीति में होगा उसका लक्षण यहां दिख गया। कांग्रेस पार्टी राजद को अपने समकक्ष मानने को तैयार नहीं है। 2 बार अनवर पाशा जी बोले और 2 बार बोले थे अखिलेश जी। हमारी तरफ से 1 बार अनुप्रिया जी, धीरेन्द्र जी, और 2 बार हम बोले थे। भाई साहब, बराबर तो बोले थे, मगर क्या बताएं आपको, तो आरजेडी को कुछ नहीं समझना। और मैं एक और बात बता रहा हूं, बंटवारा तो छोड़िए, आज राहुल जी की यात्रा में जिस ढंग से चलना पड़ा तेजस्वी जी को, वो क्यों चलना पड़ा है, एक विवशता है जिसका उल्लेख अभी पहले भी किया गया कि पप्पू यादव जी को टिकट नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार जी को नहीं लड़ने दिया गया, तो उस समय कांग्रेस की अटकी पड़ी थी जब केंद्र का चुनाव था। तो राहुल गांधी जी भी समझदार नेता हैं, उन्होंने कहा आया ऊंट पहाड़ के नीचे भैया, अब तुम्हारी अटकी पड़ी है तो अब तुम हमारी चिरौरी करो आगे पीछे। और आप मजे की बात देखिए कि इन दोनों के साथ के मैटर में आज तेजस्वी जी की स्थिति ये नहीं है कि वो कांग्रेस से अलग हो सके, क्योंकि जो सेकुलर वाला वोट बैंक है ना, वो सॉलिड वाला, आज वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। मुझे लगता है जो वोट बैंक बनाया था लालू प्रसाद जी ने, ऐसा ना हो कि तेजस्वी जी के सुधांशु जी, अब समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दंगल में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक पर, आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।